हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेई मेन 5 सितंबर आफ्टरनून शिफ्ट के पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या मिला है। VRMS इज सेम फॉर हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। इफ द टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड देन कैलकुलेट द टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन गैस। सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ से हमें VRMS का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। VRMS किसके इक्वल होता है? √3RT/m। एक बार आप ये इक्वेशन बना लेंगे फॉर नाइट्रोजन और सेकेंड टाइम हम बना लेते हैं फॉर हाइड्रोजन। हमने बनाया है VRMS फॉर नाइट्रोजन गैस, तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा हमारे पास में 3R मल्टीप्लाइड बाय इट्स टेम्परेचर। इसको हमने केल्विन में चेंज करना है, तो ये क्या बन जाएगा 573 केल्विन। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को केल्विन में रख देते हैं 573 एंड मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28। यही सेम इक्वेशन हम बनाएंगे फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए इक्वेशन बन जाएगी √3R, इसका टेम्परेचर अभी अननोन है, डिवाइडेड बाय 2। बस ये हमें गिवन है कि VRMS इज सेम फॉर बोथ गैसेस, तो हम एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं राइट हैंड साइड को। तो यहाँ से ये बना 3R इंटू 573 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल टू √3RT, जो हम हाइड्रोजन गैस के लिए निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हमारा रूट एंड 3R कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो क्या रह जाएगी 573 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल टू T फॉर हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय 2। और अगर हम इससे T हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 40.9 केल्विन। ये आंसर केल्विन में आया है। अब आप देख लीजिए, आपसे केल्विन में पूछा गया है या डिग्री सेंटीग्रेड में, यू कैन चेंज इट वेरी इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इन प्योर फॉर्म H2O2 इज फाउंड एज। तो H2O2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमने स्ट्रक्चर बना के दिए। यहाँ पे ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है H2O2 के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि ये नॉन प्लेनर है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है। दिस इज ओपन बुक स्ट्रक्चर। अगर ये गैसियस स्टेट में है तो हमारे पास में ब्लू कलर में जो आपको दिया गया है ये डायमेंशंस होती है, और अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो जो रेड कलर से डायमेंशन दी गई है वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ये बनती है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा नॉन प्लेनर एंड ब्लू कलर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन सुक्रोसिस। सुक्रोज के लिए हमें नंबर ऑफ कायरल एटम बताने थे, और यहाँ से देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिया है पहले से ऑलरेडी। सुक्रोज में हम कायरल कार्बन काउंट करते हैं, तो देखिए कौन कौन से कायरल कार्बन होंगे। यहाँ से कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दीज ऑल आर कायरल कार्बन एटम। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9। बस यहाँ पर एक थी प्रॉब्लम कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर सुक्रोज का स्ट्रक्चर आता है तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास में ऑर्गेनिक के लिए एक कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन आ गया। पहले हमें दिया हुआ है और मेटा मिथाइल एनिलीन, और इसके बाद में हमने इसका एसिटाइलेशन करवाया तो हमें मिला A, और उसके बाद में हमने इसका ब्रोमिनेशन करवाना है। ब्रोमिनेशन कराने से मिलेगा B, और उसके बाद में फिर से आपके पास में क्या हो गया हाइड्रोलाइसिस। बेस की प्रेजेंस में आपने ये जो एसिटाइलेशन होता है, इसमें से जो एसिटाइल ग्रुप पहले ऐड हुआ ना वही रिमूव होगा फाइनल स्टेप में। तो हमें बेसिकली तो B ही बताना है कि हमारे पास में ब्रोमीन का सब्सटीट्यूशन कहाँ पर होगा। तो ब्रोमीन के सब्सटीट्यूशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम एनिलीन की बात करते हैं तो एनिलीन इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो अगर हमारे पास में एनिलीन में एज इट इज हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो क्या होगा, सारी की सारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एक साथ ऑक्यूपाई हो जाएंगे, बिकॉज इसका डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा है। लेकिन सबसे पहले स्टेप में हम क्या करवा रहे हैं, इसका एसाइलेशन करा रहे हैं, और एसाइलेशन करवाने के बाद में ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो ये मुझे मिल रहा है कंपाउंड नंबर A। AC2O के साथ में रिएक्शन होने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा रिंग पर NHCOCH3। एसाइलेशन होने के बाद में इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होने के बाद में अब हमारे पास में या तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा या पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब आप यहाँ से देखिए ऑर्थो प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। ऑर्थो और पैरा में जब भी हम देखते हैं तो पैरा हमेशा हमारे पास में क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो अब हम क्या देखते हैं कि इसके विद रिस्पेक्ट जो यहाँ पर ये पैरा पोजीशन है, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन होगा ब्रोमीन का। तो ये क्या मिला, अगर हमने इसका ब्रोमिनेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा यहाँ से,
ये हो गया हमारे पास में प्रोडक्ट। यहाँ पे NHCOCH3 ऑलरेडी है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ था, और अब जो नया Br मिलेगा वो मिलेगा इस पोजीशन पे। और उसके बाद में अब दोबारा से हम क्या करवाते हैं, बेसिक मीडियम में एनिलीन मतलब NH2 ग्रुप को दोबारा से इस रिंग के ऊपर रिक्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास में बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। पहला है A, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज योर C प्रोडक्ट। तो C इज मेजर प्रोडक्ट, तो यहां से देखिए हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मेटलर्जी। प्योर बोरोन एंड सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। प्योर बोरोन एंड सिलिकॉन, हमारे पास में कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम। इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग हम तब यूज करते हैं व्हेन वी रिक्वायर वेरी हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी। तो इन सब के लिए हमने जोन रिफाइनिंग यूज करना है। वेपर फेज रिफाइनिंग किसके लिए यूज होती है, पहले तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन टिक कर देते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग किसके लिए यूज हो रही है, टाइटेनियम जिरकोनियम के लिए। मॉन्ड प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं स्पेशली निकल के लिए। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो हम बहुत सारे मेटल्स के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक कॉपर, गोल्ड, ये सब हमारे पास में मेटल हो जाएंगे जिनके लिए हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यूज कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा जोन रिफाइनिंग फॉर बोरोन एंड सिलिकॉन। Next question, it is from solid state. The minimum distance between centers of two octahedral void in FCC lattice in terms of edge length क्या होगा। एक ही टर्म्स में हमें डिस्टेंस बतानी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच में। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है। हमारे पास में FCC अरेंजमेंट है और इसमें ऑक्टाहेड्रल की पोजीशन क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट एज सेंटर। तो अब मैंने ये एज के लिए बना लिया है। अब हमें ये निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ से देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट है, एज सेंटर पे। तो अगर हम ये वाली डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितनी आ जाएगी, a/2। यहाँ से अगर यहाँ तक लेंगे तो ये भी a/2 आ जाएगा। और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसको अगर मैं एक ट्राइंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, ट्राइंगल मीन्स दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C पॉइंट। तो क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ABC वी कैन राइट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बस यहाँ से दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास में इन दोनों की ही वैल्यू कितनी है, स्क्वायर में। तो यहाँ से ये आ जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। तो हमें वैल्यू एक्चुअली निकालनी किसकी है, AB की वैल्यू निकालनी है। तो इसको रूट करवा देते हैं बाकी सारे को, और रूट करवाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, रूट करवाने पे हमारे पास में आ जाती है AB की वैल्यू a/√2। तो ये बनेगा हमारा सॉल्यूशन और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है हमारा सरफेस केमिस्ट्री एड्सॉर्प्शन से। ये है फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में आपको बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ हमें याद है किस तरह से बनता है, x/m वर्सेस p। तो यहाँ से ये ग्राफ तो बनेगा इस शेप में। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास में ऑप्शन नंबर A या B में से कोई करेक्ट होगा। अब सेकंड हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर हमारे पास में टेम्परेचर की वैल्यू 250 से लेकर 280 तक इंक्रीज हो रही है। तो अब हम देखेंगे सेकंड, ये वाला ग्राफ भी आपको याद होगा। यहाँ से हमारे पास में क्या है, x/m वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तो वो क्या करते हैं, एड्सॉर्बेंट को छोड़ छोड़कर फ्री होते जाते हैं। तो हमारे पास में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा। तो जैसे इंक्रीज होता जा रहा है टेम्परेचर, तो ग्राफ का स्लोप क्या है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ये बनेगा करेक्ट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स। Next question, a diatomic gas expands adiabatically so that final density is 32 times of initial density. Final pressure become n times of initial pressure. Find the value of n. हमें प्रेशर रिलेशन निकालना है। डायटोमिक गैस का हम एक्सपेंशन एडियाबैटिकली करवा रहे हैं। तो हमारे पास में प्रेशर के लिए रिलेशन क्या है, प्रेशर कैन बी रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो अभी हमारे पास में डेंसिटीज दी हुई है एंड डेंसिटी कैन बी रिलेटेड टू वॉल्यूम। और अब हम क्या लेते हैं, यहाँ से डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन है तो d2/d1 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, 32 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यही किसके इक्वल हो जाएगा, v1/v2 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इस रिलेशन को यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। हमारे पास में रिलेशन क्या होता है एडियाबैटिक के लिए, pv पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, p2/p1 इज इक्वल टू
V1 ओवर V2 पावर गामा। अब हमें गामा की वैल्यू चाहिए, तो गामा के लिए हमारे पास में देखिए ये गैस कैसी है, डायटोमिक। डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिकॉज इट हैज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमारे पास में गामा की वैल्यू आ जाएगी 7/5। 7/5 आएगी तो वे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो P2 ओवर P1 इज इक्वल टू 32 पावर 7/5। और अब हम इसे टू बेस टर्म में चेंज करते हैं, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 पावर 5 पावर 7/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास में P2 ओवर P1 इज इक्वल टू 2 पावर 7। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 128। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द फॉलोइंग ग्राफ फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है, तो क्वेश्चन आया है फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स आर्हेनियस इक्वेशन से। आर्हेनियस इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ गिवन है और उसके लिए ऑप्शन गिवन है R1 ओवर R, 2R एंड 2 ओवर R। तो R की टर्म्स में हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और ग्राफ है नेचुरल लॉग K वर्सेस 1 ओवर T में। तो अब हम चेक करते हैं इसके लिए आर्हेनियस इक्वेशन होती क्या। एक्चुअल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन इज K इज इक्वल टू A E माइनस EA ओवर RT। इसे हम लॉग फॉर्म में चेंज करते हैं, तो नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस EA ओवर RT। हमें ग्राफ किस में दिया हुआ है, 10⁻³ ओवर T में, तो हम इसे चेंज करते हैं। नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस EA डिवाइडेड बाय R इंटू 10⁻³। ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, डिवाइडेड बाय T। तो अब यहां से देखिए हमें ग्राफ इन दोनों के बीच में दिया हुआ है, ये हमारा बनेगा स्लोप और ये बनेगा इंटरसेप्ट। अब स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, माइनस EA डिवाइडेड बाय R इंटू 10⁻³ और ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा स्लोप कितना है, -10/5। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया और E निकालते हैं यहाँ से हम, तो ये हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू R इंटू 10⁻³ जूल्स। और हमें निकालना किस में है, किलो जूल्स में पूछा गया क्वेश्चन में। तो किलो जूल में आंसर कितना हो जाएगा, 2R किलो जूल। एंड करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्जर्व्ड फॉर विच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें ग्राफ दिया हुआ है लैम्डा m एंड रूट ऑफ c। लैम्डा m मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट ऑफ c मीन्स कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास में आया है ग्राफ फॉर डिबाय-हक्कल-ऑन-सेंगर इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a रूट c। a इज कांस्टेंट, लैम्डा m नॉट फॉर इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m इज मोलर कंडक्टिविटी, c इज कंसंट्रेशन। ये है हमारा इसके लिए ग्राफ। ये जब ग्राफ हमारे पास में इस स्लोप में बनता है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल हमारे पास में इन ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, दैट इज CH3COH। वीक इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनमें कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता, और अगर हमारे पास में आयंस कम अवेलेबल है तो उसके लिए लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ऑलरेडी कम होती है। यहां से देखिए अगर हम इनिशियल वैल्यू देखें, हमें ये ग्राफ इस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो हमारे पास में इनिशियली क्या है, वैल्यू बहुत कम होती है लैम्डा m की। इनिशियली वैल्यू कम है और जैसे जैसे हम इसका डाइल्यूशन कराते जाते हैं तो डाइल्यूशन में क्या होगा, ये वाला इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस, देन मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू में भी एक शार्प इंक्रीज होता है। बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, मींस मोलर कंडक्टिविटी के लिए पैरेलल हो जाएगा ये ग्राफ। वी कैन नॉट फाइंड डायरेक्टली वैल्यू ऑफ लैम्डा m नॉट फॉर दिस, मींस इसके लिए हमें कंसंट्रेशन की जीरो वैल्यू या लैम्डा m नॉट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डायरेक्टली कभी नहीं मिल सकती। तो इसको हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं यूजिंग कोलरिच लॉ। तो ये है हमारे पास में सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज। अमोनिया की एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ में रिएक्शन से क्या बनता है, दिस इज वेरी कॉमन रिएक्शन फॉर जेई, बहुत बार रिपीट होती है। ये क्या बन जाता है यहाँ से, NCl3 + HCl। पहला हमारे पास में ये होता है जब हमने क्या लिया है, Cl2 एक्सेस में लिया है। दूसरी एक रिएक्शन आप ये भी करवा सकते हैं, NH3 + Cl2। अगर हमने अमोनिया एक्सेस में लिया होता तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलते,
NH4Cl प्लस N2। ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन और एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ में। तो दोनों में से कोई भी पूछी जा सकती थी, इस शिफ्ट में हमें पूछी गई है फर्स्ट रिएक्शन, तो अवर करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हमें दो कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं एक्स एंड वाई, एक है सिस फॉर्म और दूसरी है ट्रांसफॉर्म। और हमसे पूछा गया है विच कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। इफ वी हैव सिस एंड ट्रांस, तो हमारे पास में ट्रांस इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड सिस इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अब हम इसके लिए दोनों फॉर्म बना के देख लेते हैं, सिस और ट्रांस बनती कैसे हैं। ये हमारे पास में पहली फॉर्म मैं बना रही हूँ सिस फॉर्म। En इज बाइडेंटेट लिगेंड, तो ये दो दो वैलेंसीज को कवर करेगा। ये हो गया हमारे पास में En। दिस इज सिस फॉर्म जिसके लिए हम मिरर इमेज बना सकते हैं, और ट्रांसफॉर्म में हमारे पास में कंपाउंड बन जाएगा कंप्लीटली सिमेट्रिकल। यहाँ से ये देखिए दोनों En एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, दोनों Cl एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो अगर हमने मिरर इमेज बनानी है तो हम इसके लिए मिरर इमेज बना सकते हैं, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से मिरर इमेजेस पॉसिबल नहीं होगी। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ओनली X कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम पीरियोडिक टेबल अबाउट आयनिक साइज। पीरियोडिक टेबल में आयनिक साइज के लिए हमने किया है, जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अंदर सारे के सारे कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अगर हमने साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है तो सबसे छोटे क्या होते हैं, पॉजिटिव, देन उनसे बड़े हो जाएंगे न्यूट्रल, और सबसे बड़े होंगे साइज वाइज नेगेटिव। नेगेटिव आयन जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसका साइज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव आयन जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका साइज छोटा होता जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, एल्यूमिनियम +3 आयन इज द स्मॉलेस्ट एंड N-3 इज द लार्जेस्ट आयन अमंग ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। ये हमें बहुत ही सिंपल से कंपाउंड दिए गए हैं, इनके लिए बॉन्ड एंगल हमें वैसे ही लर्न होते हैं। तो इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, CH4। CH4 के लिए बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 109.5 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अमोनिया में एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, लेकिन बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी हो जाती है, 107.8 डिग्री। नेक्स्ट हम ले लेते हैं वाटर। वाटर में हमारे पास में सेम हाइब्रिडाइजेशन sp3, बट यहाँ पर क्या होता है, दो लॉन पेयर की प्रेजेंस से बॉन्ड एंगल रिपल्शन, लॉन पेयर एंड लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों लगते हैं, तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है एंड इट बिकम्स 104.5 डिग्री। इन H2S देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ड्रैगो रूल, लेकिन इसके लिए बॉन्ड एंगल की वैल्यू हमारे पास होती है अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। तो ये है हमारे पास में सबके लिए बॉन्ड एंगल्स की वैल्यू, एंड अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। Next question is 0.02 m K2Cr27 is treated with 0.288 gram of ferrous oxalate. How much volume in milliliter of K2Cr2O7 is required? हमें K2Cr2O7 के लिए मोलारिटी गिवन है और हमें इसके लिए वॉल्यूम निकालना है व्हेन इट इज ट्रीटेड अगेंस्ट फेरस ऑक्सलेट। तो ये हमारे पास में एक रिडॉक्स टाइट्रेशन का एग्जांपल है। रिडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मिलीमोल्स मैं यूज कर रही हूँ बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो मिलीमोल्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट। अब मिलीमोल्स के साथ साथ में हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज यूज करते हैं, दैट इज वैलेंसी फैक्टर। तो हमें दोनों तरफ वैलेंसी फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कराना है। तो अब हम वैलेंसी फैक्टर्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, Cr2O7 गिविंग Cr+3। तो यहाँ से हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालते हैं, तो टोटल कितना चेंज आ जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इज 6, तो इसका वैलेंसी फैक्टर बन जाएगा 6। और दूसरा हम निकालते हैं आयरन ऑक्सीलेट के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास में दोनों ही स्पीसीज, आयरन भी और कार्बन भी, ऑक्सीलेट का कार्बन, दोनों ही चेंज शो कर रहे हैं। तो हम दोनों के लिए वैलेंसी फैक्टर अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। कार्बन के लिए आएगा +6 से +8, तो यहाँ पे चेंज कितना आएगा 2 का, और आयरन टू आयरन चेंज कितना हो रहा है 1 का। तो टोटल इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना बन जाएगा 1 + 2 = 3, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन।
वैलेंसी फैक्टर निकालने के बाद में क्वेश्चन इजी है। अब हम सभी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैलेंसी फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 इज 6। मिलीमोल्स निकालने के लिए हम मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करा देंगे। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम हमें मिलीलीटर्स में ही मिलेगा अभी, इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास में गिवन मास है 288, इसको हम मोलर मास से डिवाइड कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में मोल्स, और मिली मोल्स बनाने के लिए 2000 करा देते हैं। वैलेंसी फैक्टर फॉर दिस इज 3। अब यहाँ से आपने सिंपल सॉल्यूशन करना है एंड सॉल्यूशन इज ऑल्सो वेरी इजी। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में बच गया 2 इंटू 3 6, और 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट अवर वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज 1/0.02 ओनली। आप इसे एक बार यहाँ से नोटिस भी कर सकते हैं। 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा तो V मिलीलीटर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 50 ml, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2A गिविंग A2 फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड एट 298 केल्विन। डेल्टा U की वैल्यू गिवन है -20 किलो जूल, डेल्टा S की वैल्यू गिवन है -30 जूल, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा G। डेल्टा G फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। टेम्परेचर पता है हमें, एंट्रोपी का पता है, डेल्टा एस की वैल्यू भी गिवन है, तो हमें डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज वी आर गिवन यू, तो हम यूज कर सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। आर की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं 8.314 इंटू 10⁻³ -3 यूज करेंगे तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा, और अगर हम 8.314 यूज करेंगे तो जूल में आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करें यहाँ से, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 किलो जूल को हम जूल में कन्वर्ट कर देते हैं इंटू 1000 -1 इंटू आर की वैल्यू हो गई 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 298 केल्विन, और यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,477.57 जूल। ये वाली वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -22,477.57 -298 मल्टीप्लाइड बाय -30। हमारे पास में डेल्टा यू डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा किलो जूल में गिवन होती है, और एंट्रोपी चेंज हमेशा जूल में गिवन होता है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि इन दोनों की यूनिट आपने सेम करनी है। और डेल्टा जी का वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, देन वी गेट -13537.57 जूल्स। किसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी आर आस्क्ड इन किलो जूल आंसर, तो डेल्टा जी की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास -13.54 किलो जूल। दिस इज योर आंसर। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है बट क्वेश्चन इज वेरी इजी फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन x plus y giving 2z initially mole 1 mole of x, 1.5 mole of y and 0.5 mole z are taken, and then at equilibrium 1 mole of z is obtained. If k equilibrium is x over 15, then find the value of x. x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल इक्वेशन के लिए लिखते हैं हम। कैसे बनेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 2z, इनिशियल मोल्स कितने गिवन है आपको, इनिशियल मोल्स की वैल्यू है 1, 1.5 एंड दिस इज 0.5। आफ्टर सम टाइम डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स, 1.5 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 2x, और इसी की वैल्यू हमें इक्वल टू 1 दी हुई है, और यहाँ से अगर हम इक्वल टू 1 निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0.25। अब आप ये x की वैल्यू सब में पुट कर दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.75, यहाँ से अगर हम 0.25 माइनस कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.25, और इसके लिए टोटल वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हमें गिवन ही है कि इसके लिए हमारे पास में टोटल कितने हैं 1 मोल। ये हमारे पास में क्या आ जाएंगी इक्विलिब्रियम मोल्स। तो इक्विलिब्रियम मोल्स में अब हम एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन बनाएंगे, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू z पावर 2 x पावर 1 y पावर 1, ये सारी वैल्यूज डाल देते हैं इसमें, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ही हमें किसके इक्वल दी हुई है x ओवर 15, तो इसी को हम कर देते हैं x ओवर 15 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 1.25, और ये अगर हम मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करा के आंसर निकालते हैं, देन वी गेट x इज इक्वल टू 16।
दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉर 2p प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैन नॉट बी 0। 2p देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनके लिए मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बना के दे दिए हैं। तो अब इनसे ही हम डिसाइड करते हैं। फॉर 2p प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैन नॉट बी 0। तो 2p वाले में देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू क्या है 0। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड फॉर 3p इट कैन बी 0। 3p के लिए देखिए यहाँ पर हो रही है 0, दिस इज नोट। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर 1s कैन बी 0। 1s का ग्राफ 0 को टच नहीं कर रहा है तो हमारे पास में ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और फॉर 2s नेवर बी 0, 2s के लिए भी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू 0 मिल रही है, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट नोट। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इन सब में हमारे पास में करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 3p के लिए हमारे पास में 0 हो सकती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सेप्ट इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशन क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, चारों ऑप्शंस में प्रेजेंट है। और हमने लेना है डबली बॉन्डेड कार्बन शुड बी सैचुरेटेड बाय 2 डिफरेंट ग्रुप। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास में दो तरफ जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं दे शुड बी डिफरेंट। तो हमारे पास में ये वाला का ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इसके पास में बिल्कुल सेम है। दिस मॉलिक्यूल हैज सिमेट्रिक, तो यहाँ पर भी ये दोनों ग्रुप सेम हो गए तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि दोनों तरफ सेम ग्रुप आ गए, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास में एक करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस है जो उसे अनसिमेट्रिकल बना रहा है। तो इसका मतलब इस कार्बन पर जो दोनों तरफ प्रेजेंट है ग्रुप ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। सो इट विल शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हमें एक अल्कीन दिया हुआ है और हमें बताना है HBr के साथ में मिलके ये क्या प्रोडक्ट देगा। तो अब हम यहाँ से चेक करते हैं HBr के साथ में रिएक्शन कैसी होगी, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो पहले स्टेप में इस कंपाउंड के ऊपर एडिशन किसका होगा, H पॉजिटिव। और यहाँ से हमें कंपाउंड मिलेगा CH3CH पॉजिटिव, CH3CH3, ये बना कार्बोनियम आयन। यहाँ पर ये है 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए बिकॉज इट हैज 3 डिग्री कार्बन एटम ऑल्सो। तो यहाँ से इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है और रीअरेंजमेंट के बाद में हमें मिलेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन में फिर अब Br नेगेटिव का अटैक होना है और Br नेगेटिव का अटैक होकर हमें प्रोडक्ट मिलेगा 2-bromo-2-मिथाइल ब्यूटेन। और यहां से हमारा करेक्ट ऑप्शन अगर हम चूज करते हैं देन इट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रोमफेनिरामीन। ब्रोमफेनिरामीन इज एन एंटीहिस्टामिन। ये हमारे पास में एंटी एलर्जी की एंटीहिस्टामिन जिसे बोल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया है डायरेक्ट फ्रॉम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से याद रखना था कि इस ड्रग को किसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं व्हेन वी आर फॉर्मिंग पॉलीमर देयर इज एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया, HCl। और जिनमें नहीं होता उनको हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा नहीं है, इन एग्जाम्पल में से सिर्फ बूना N ऐसा है जिसमें किसी भी तरह का वाटर मॉलिक्यूल या स्मॉल मॉलिक्यूल्स का रिमूवल नहीं होता। बाकी सभी में बेकिलाइट बनता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से, तो इसमें से भी बीच में से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। नाइलॉन 6,6 बनता है N हेक्सामेथाइलिन डाइमीन और एडिपिक एसिड से, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा फ्रॉम H जाएगा फ्रॉम अमीन ग्रुप और OH जाएगा फ्रॉम एसिडिक ग्रुप। नाइलॉन 6 बनता है कैप्रोलैक्टम से, जब हम कैप्रोलैक्टम को हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो हमें मिलता है 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होकर देते हैं नाइलॉन 6, तो वहां पर भी रिमूवल होगा। अमीनो ग्रुप से जाएगा H और COH से जाता है OH। Our last question from this question paper is correct order of boiling point. बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब होता है, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे। यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग में एक तरफ प्रेजेंट है OH, तो अब हम ये देखेंगे कि जो दूसरी तरफ प्रेजेंट है हमारे पास में ग्रुप
उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी कहाँ पर होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर फिनॉल के साथ में लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे CH3। CH3 के पास में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। किसी भी तरह का इफेक्ट का मतलब ये ना ही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ना ही इसके अंदर किसी तरह की पोलैरिटी आएगी। तो इसका मतलब इसके लिए सबसे कम हो जाएगा। तो ये तो मिनिमम वाला केस हो गया। अब हम देखते हैं OH के साथ में पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है नाइट्रोजन NH3। NH3 में नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लार्ज होगी। अब हम उससे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो उससे नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है फिनॉल के ऊपर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उतनी ही पॉसिबिलिटी है, बिकॉज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर हम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे तो वो अमीन ग्रुप में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NO2 ग्रुप। यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज दे हैव वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर अगर हम इसके लिए अमीन ग्रुप के साथ में फिनॉल का निकालते हैं तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आती है अराउंड 285 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम फिनॉल का NO2 ग्रुप के साथ में निकालते हैं इट इज अराउंड 280। बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा हुआ, अमीन ग्रुप में ज्यादा हुआ, इसीलिए इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी ज्यादा होती है। और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास में थोड़ी सी पोलैरिटी रहेगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किससे ज्यादा होगा, कम से कम जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है उससे ज्यादा होगी इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, सेकंड सबसे ज्यादा, देन थर्ड, उसके बाद में आएगा फोर्थ एंड लास्ट इज 1। तो हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दिस इज योर पेपर फ्रॉम 5 सितंबर आफ्टरनून शिफ्ट। आई होप आपको सबकी एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट पेपर को। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।